मैं अब तक आपको 11th केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के बारे में बता चुका हूँ, रसायन शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के बारे में बता चुका हूँ, रसायन शास्त्र के कार्य क्षेत्र के बारे में बता चुका हूँ कि का उपयोग होता है, इसकी प्रमुख शाखाएं क्या क्या होती है। अब हम आगे आज देखते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हम पूरा ब्रह्मांड जिस चीजों से बना है वो है द्रव्य या पदार्थ। हेडिंग डालते हैं द्रव्य पदार्थ। ठीक है, अब द्रव्य या पदार्थ के बारे में अगर हम समझे तो द्रव्य पूरा ब्रह्मांड जो भी है दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो पदार्थ या जिसे हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है, मैटर, जिसे इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, और एक है एनर्जी, ऊर्जा। इन दो चीजों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जो भी हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही है, पेड़ पौधे, जंतु, जीव, ये बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, सीमेंट, रेती, पत्थर, चट्टाने, पहाड़, नदी, जल, ये सभी चीजें पदार्थ या द्रव्य का ही एक रूप है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो द्रव्य पदार्थ को हम सिंपल तरीके से और भी अच्छा से अगर इसको समझे तो द्रव्य पदार्थ होता क्या है, तो द्रव्य पदार्थ की सिंपल सी परिभाषा होती है कि ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिनका द्रव्यमान होता है तथा जिनकी कुछ आकृति होती है। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान मतलब कुछ वजन, वेट होता है, ठीक है, जिनकी कुछ आकृति होती है और जिनको हम हमारी इंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं, जिनको हम हमारी इंद्रियों के द्वारा छू सकते हैं। अब हमारी 5 सेंस रहते हैं, 5 इंद्रियां रहती है मुख्य, खाना, देखना, महसूस करना, छूना, महसूस करना, सूंघना, ये 4 मैंने बताया था अभी द्रव्य पदार्थ के बारे में, तो इसकी मैंने डेफिनेशन आप लिखी, एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान या भार, जिसकी कोई आकृति होती है, किसी न किसी आकार की तो होगी सही, तथा जिसको हम हमारी, जैसे मैं आपको समझा रहा था द्रव्य या पदार्थ के बारे में, तो द्रव्य या पदार्थ जो भी हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा संसार बना, वो किसी न किसी द्रव्य या पदार्थ से मिलकर बना हुआ ही है। उसी की तरह से अब हम द्रव्य पदार्थ की अगर डेफिनेशन देखें, उसकी परिभाषा देखें तो बहुत ही आसान परिभाषा है उसकी। अगर हम समझना चाहें तो द्रव्य पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसकी कोई आकृति होती है, जिसको हम हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, तथा जिसका द्रव्यमान होता है। सबसे मोस्ट एक तो स्थान घेरेगी वो वस्तु। अब देखिए, कोई ना, चाहे वो पेन हो, छोटी छोटी सुई हो, या हवाई जहाज हो, कोई ना कोई स्थान घेरता ही है। चाहे पत्थर हो या पहाड़ हो, स्थान घेर रहा है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। अब द्रव्यमान होगा तो उसकी कुछ ना कुछ आकृति भी दे रखी होगी। अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते। मान लो कि हवा भी चल रही है तो हवा भी हमें हमारे हाथों पर महसूस होगी, मतलब हमें हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। पानी को हम पीते हैं, स्वाद लेते हैं, उसके द्वारा कर सकते हैं। आंखों से देख सकते हैं, हाथों से उठाकर छू सकते हैं उनको, तो हम किसी न किसी चीज को हम चख भी सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, अगर ये 5 गुण जिन चीजों में है, कोई सा भी एक गुण मिल गया उसमें, तो वो पदार्थ है, द्रव्य। और संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनसे वंचित हो, क्योंकि हर कोई ना कोई चीज इन्हीं चीजों के अंदर आती है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है संसार में जिसको ना हम देख सके, ना छू सके, ना महसूस कर सके, ना उसका स्वाद चख सके, ना सूंघ सके। कोई ना कोई क्वालिटी इनके अंदर मिली जाएगी आपको, और जो स्थान भी घेरेगी, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान भी होगा, उसकी कुछ ना कुछ आकृति भी पाई जाएगी। तो ऐसी जो भी वस्तु रहती है ये सभी द्रव्यमान के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब हम इस द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान में भी इसका वर्गीकरण किया गया है। द्रव्यमान में भी 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। एक वर्गीकरण किया गया है भौतिक तरीके से, ठीक है, और एक किया गया है रासायनिक तरीके से। अब हम जब भौतिक तरीके की बात करते हैं तो जनरली यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए इसका वर्गीकरण 2 तरीके से किया गया है, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। तो एक तो भौतिक है और एक रासायनिक। तो जो पदार्थ और द्रव्यमान है उसको हम 2 तरीके से किया गया है, इसका पदार्थ या द्रव्य। इसको अच्छे से लिख देते हैं, द्रव्य, ठीक है। अब इसका जो वर्गीकरण है वो 2 तरीके से किया गया है, एक तो रासायनिक और एक भौतिक। तो हम अब सबसे पहले हम भौतिक, जो इसका भौतिक वर्गीकरण है, उस भौतिक वर्गीकरण को हम समझ लेते हैं। भौतिक वर्गीकरण के अंदर हमें क्या बताया।
मैं ये रब करूं उसके पहले आप एक बार ये डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए। इसको आप उतार भी सकते हैं, वीडियो को पुश करके रोक करके आप पूरी डेफिनेशन को उतार भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये दोनों में इसके बाद में आप आगे वर्गीकरण समझाने वाला हूं, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए इसको स्क्रीन पर से और इसकी परिभाषा उतार लीजिए। ये परिभाषा परफेक्ट है जो दी है मैंने इसके अंदर, तो एक बार देख लीजिए। तो देखिए, जैसा मैं वर्गीकरण की बात बता रहा था, दो तरह के वर्गीकरण होते हैं। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, हर चीज की दो अवस्था होती है, एक भौतिक होती है, एक रासायनिक होती है। तो यहाँ भी हम समझने वाले हैं कि द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण और इसका वर्गीकरण दो तरह से किया गया, एक तो भौतिक किया गया, एक रासायनिक किया गया। तो सबसे पहले हम भौतिक वाला समझ लेते हैं कि भौतिक वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, देखिए, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ के मुख्य तीन अवस्थाएं होती है। कोई भी पदार्थ है और पदार्थ की मुख्य तीन अवस्थाएं भौतिक होती है। कोई भी पदार्थ हमें मिलेगा, पूरे संसार में आप जाओगे, तीन तरह से कोई पदार्थ मिल सकता है, एक ठोस रूप में, एक द्रव रूप में और एक गैस रूप में। तो आप यहां लिख सकते हो, फर्स्ट में ठोस, सेकेंड द्रव और थर्ड गैस। पदार्थ की भौतिक मुख्य रूप से तीन ही अवस्थाएं होती है, एक होती है ठोस, द्रव और गैस। और सबसे अच्छा उदाहरण हमें समझना, जल का समझ लीजिए। उदाहरण तौर पे जल समझ लीजिए। हम इसमें जल द्रव रूप में भी रहता है, बर्फ, ठोस और वाष्प, गैस। एक ही पदार्थ के ऊपर तीनों हम अवस्थाएं देख सकते हैं कि जल ही द्रव है, बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है और वाष्प के रूप में जब जाता है तो गैस बन जाता है। जबकि वो पदार्थ बता रहा था कि तीनों रूप में हम जल को प्राप्त कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस रूप में। अर्थात जो पदार्थ होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, कोई ना कोई किसी रूप में पाया जाएगा। अगर वायुमंडल में जो गैसें निकल रही है वो गैस के रूप में, वो भी पदार्थ है। जल जितने तरह का पाया जाता है हमारे पृथ्वी पे, जो भी लिक्विड है वो सभी पदार्थ है। इसके अलावा जो भी पेड़ पौधे, चट्टाने, पहाड़, ये सभी ठोस रूप में और ये सभी पदार्थ का किसी न किसी तरह से रूप है। तो ये मैंने आपको भौतिक वर्गीकरण इसका समझा दिया। अब हम रासायनिक, ठीक है, तो हम जैसा अभी देख रहे थे आपको, अभी मैंने आपको भौतिक वर्गीकरण समझाया, अब मैं आपको रासायनिक वर्गीकरण के बारे में बताता हूँ। तो जो पदार्थ है, पदार्थ जनरली दो तरीके से रासायनिक वर्गीकरण होता है। एक होता है समांगी, दूसरा होगा विषमांगी। दो तरीके से हम इसका वर्गीकरण देख सकते हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। तो पहले मैं लिखता हूं समांगी के बारे में। समांगी, ठीक है, समांगी ऐसा होता है, समांगी से मतलब समझना है कि जिसके संगठन, जो पदार्थ हम मिलाते हैं वो समान रूप में रहते हैं, जिनको हम हमारी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, उनकी जो भौतिक अवस्था है और रासायनिक अवस्था है एक हो जाती है, उसमें हम अलग अलग अंतर नहीं बता सकते। उस तरीके के जो पदार्थ है समांगी होते हैं, जिसमें हम किसी भी तरह से अलग से कुछ भी देख नहीं सकते, पूरा समांगी रहता है, एक जैसा रहता है, उसमें हम कुछ भी अंतर बताने में असमर्थ रहते हैं। समांगी पदार्थ सबसे ज्यादा जो शुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं और जो मुख्य यौगिक खंड रहते हैं वो सभी समांगी पदार्थ का उदाहरण होते हैं। जो विलयन रहता है, विलयन भी समांगी पदार्थ का उदाहरण रहता है। ऐसे है क्योंकि उसका संगठन और उसके गुण को हम अलग से नहीं देख सकते। एक अच्छी बात यह है इस समांगी की, इसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते, इनको अलग अलग कणों को, जो एक जैसा ही रहता है, बिल्कुल ऐसा ही बना रहता है। जैसे कि जनरली हम जल के बारे में बात करें, उदाहरण देख लेते हैं। जल के बारे में बात कर रहे हैं, जल देख लीजिए, ठीक है, वायु देख लीजिए, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते। अब जल के अंदर जो जल रहता है, तो आप जल को पियोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन आप पता नहीं लगा पाओगे, ना तो उसको देख के पता लगा पाओगे, ना उसको छू के पता लगा पाओगे, ना उसको हम पीते हैं उसके बाद पता लगा पाएंगे। तो किसी भी तरह से हम पता नहीं लगा सकते। अब जो वायु रहती है, जो हवा हमको लगती है, ठीक है, तो हवा में भी हम नहीं बता सकते इसके अंदर कौन सी गैस है, क्योंकि हवा एक जैसी रहती है, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या है। क्यों? क्योंकि ये समांगी मिश्रण के उदाहरण रहते हैं। जनरली जो विलयन भी हम बनाते हैं तो विलयन हम भी सभी समांगी के उदाहरण रहते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जिसके संगठन पदार्थ सभी एक हो जाते हैं, जिनके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग नहीं बता सकते, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते और जिनको आसानी से अलग करना बेहद ही मुश्किल है, उनको सोच भी नहीं सकते, हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ को हम समांगी पदार्थ
कह सकते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरे नंबर पे वो है विषमांगी पदार्थ, जैसा कि मैं अभी बता रहा था आपको। अब जब विषमांगी के बारे में बात करेंगे तो विषमांगी ऐसा होता है जिनको हम हमारे ऐसे पदार्थ जिनको हम हमारी नग्न आंखों द्वारा देख भी सकते हैं, जिनको हम आसानी से अलग भी कर सकते हैं, जिसके संगठन और पदार्थ पूरी तरह से मिले हुए नहीं रहते, पूरी तरह से फैले हुए नहीं रहते, वो दो अवस्थाओं में अलग अलग दिखाई देते हैं। इस तरीके के जो पदार्थ रहता है वो विषमांगी पदार्थ कहलाता है, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो आराम से वो चीजें उनके अलग अलग कण दिखाई देंगे। तो इस तरीके के जो पदार्थ रहते हैं वो विषमांगी रहते हैं, जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जिनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जो दूध है, दूध दिखने में तो समांगी जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो विषमांगी मिश्रण विषमांगी पदार्थ है। विषमांगी का अर्थ ये है कि जब दूध रहता है तो दूध के ऊपर एक परत जम जाती है, दिखती होगी हमें जनरली परत, और उसे वो रहती है वसा। जब दूध आप लाओगे तो उसमें एक अलग सी परत दिखेगी आपको, वो आप नग्न आंखों से देख सकते हो। उसमें एक परत टाइप, दूध के ऊपर परत टाइप दिखती है हमें वसा। वसा मतलब जो चमकीला पदार्थ जैसा तेल जैसा जो रहता है, वो वसा हमको अलग ही दिखाई देने लग जाती है। इस तरीके से अब हम नमक और शक्कर का घोल करेंगे। नमक शक्कर का हमने घोल कर लिया, तो नमक शक्कर का घोल हमें दिखने में तो समांगी दिखाई देता है, लेकिन होता है विषमांगी, क्योंकि नमक और शक्कर को हम आसानी से अगर सूक्ष्मदर्शी से किसी चीज के द्वारा देखें तो वो अलग अलग दिखाई देंगे। जनरली हम उसको आसानी से अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके संगठन व गुण अलग अलग होते हैं, जो एक समान नहीं होते, जिनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इस तरीके की जो भी जनरली जो पदार्थ या जो द्रव्य है वो सभी विषमांगी के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा बता दी है, पदार्थ की परिभाषा समझाई मैंने। यहाँ पे आपको पदार्थ के जो दो तरह का वर्गीकरण होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो भौतिक वर्गीकरण समझाया। अब भौतिक वर्गीकरण अंदर जनरली क्या होता है, दो तरह के भौतिक के अंदर तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस, जो कि जनरली तीनों रूप में पदार्थ किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, ये हमारे पाए जाएंगे। जिसके बाद में रासायनिक के बारे में बताते हैं। रासायनिक में एक समांगी होता है, एक होता है विषमांगी। समांगी का मैंने आपको बता चुका हूँ, समांगी के अंदर हम इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, जो एक जैसे रहते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अपने देख सकते हैं, जिनका रासायनिक और भौतिक गुण एक समान होता है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो समांगी होते हैं, जैसे जल है या हवा है, ये सभी समांगी के उदाहरण है। अब हम जब विषमांगी की बात करते हैं, विषमांगी क्या करते हैं, इनको आसानी से अलग कर सकते हैं, इनको नग्न आंखों के द्वारा देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे जो इनमें है गुण, जो समांगी से विपरीत गुण होते हैं, वो विषमांगी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने दूध का उदाहरण ले लिया कि दूध के अंदर फैट अलग, मतलब उसके अंदर जो वसा है वो अलग ही दिखाई देती है, एक चमकीले पदार्थ के रूप में अलग ही दिखाई देती है। या नमक या शक्कर का पानी का घोल कर लिया हमने, तो उसमें उन दोनों के गुण हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो ये प्रश्न है ये परीक्षा में आते ही आते हैं, या जनरली बेसिक नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जनरली एग्जामों में इनके बारे में पूछ सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। अब तक हमने देखा, यहाँ पर हम पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। अब शुद्ध पदार्थ की बात है। अभी हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, अब शुद्ध पदार्थ के बारे में बात है कि शुद्ध पदार्थ होता क्या है। तो शुद्ध पदार्थ को समझने के लिए हम इसके मुख्य दो तीन बिंदु है। सबसे पहला बिंदु जो रहता है शुद्ध पदार्थ का, कि शुद्ध पदार्थ का जो संगठन रहता है वो संगठन एक निश्चित रहता है, ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ रहता है, तो शुद्ध पदार्थ का जो संगठन रहता है वो संगठन बहुत ही निश्चित रहता है, उसको हम एक निश्चित आकार में, निश्चित या स्थिर रहता है, उसको वो बार बार चेंजेस होने का नहीं रहता है। जनरली हम देख सकते हैं कॉपर, Au, ठीक है, जल, ग्लूकोज, इस तरह के जो रहते हैं ये सभी शुद्ध पदार्थ के कैटेगरी में आते हैं। इनमें क्या है कि इनका जो संगठन है वो स्थिर या निश्चित है, वो बार बार चेंजेस होने वाला नहीं रहता है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें जनरली, तो दूसरा पॉइंट जो रहता है कि जो हमने शुद्ध पदार्थ रहता है उसका, शुद्ध पदार्थ का जो संगठन है, शुद्ध पदार्थ के अंदर जो संगठन है, संगठन को हम भौतिक विधियों द्वारा शुद्ध पदार्थ जो रहता है उसका जो संगठन रहता है, मतलब किन्हीं दो चीजों से मिलकर जो एक नया यौगिक या पदार्थ बनाते हैं, उसका जो संगठन रहता है उसको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता जाता है ना। अगर हमने किसी शुद्ध पदार्थ का हमने मिश्रण बनाया या कुछ विलयन बनाया, यौगिक या पदार्थ बनाया,
तो उसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। मान लो उदाहरण के तौर पे मान लो कि नमक NaCl, जो NaCl है इसको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, सिंपल विधि के द्वारा इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब जो तीसरे नंबर का पॉइंट है इसका, और अच्छा पॉइंट है, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि जो शुद्ध पदार्थ देता है वो संगठन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो शुद्ध पदार्थ देता है वो संगठन है ना, इसकी प्रकृति में निर्भर नहीं करेगा, वो करेगा संयोग की प्रकृति में निर्भर, वो करेगा संयोग। संगठन की प्रकृति में निर्भर नहीं करता शुद्ध पदार्थ, किस पे करता है, संयोग की प्रकृति में निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं O2 और O3, एक ऑक्सीजन है, एक ओजोन है, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन से मिलकर, ये भी O से, ये भी दोनों में यही, लेकिन इसका क्या है, संयोग की जो प्रकृति रहेगी उस संयोग की प्रकृति पर निर्भर करने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर इसके जो मुख्य है वो 3 चीजें रहती हैं। अब हम देखेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ रहता है उस शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण समझने वाले कि शुद्ध पदार्थ में किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि जो शुद्ध पदार्थ है ये भी हमारा जो पदार्थ है उसका रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत ही आता है शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में अलग अलग बांटा गया, अर्थात इसका भी 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया, एक तत्व के रूप में, एक यौगिक के रूप में, ठीक है। तो तत्व के रूप में भी इसको अलग अलग देखा गया कि तत्व में भी अलग अलग, एक धातु होती है, एक अधातु होती है, एक उपधातु होती है। तत्वों के अंदर भी 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया, एक धातु होती है, एक अधातु होती है और एक उपधातु होती है। और जब हम यौगिक में देखेंगे तो यौगिक के अंदर भी एक कार्बनिक रहेगा, एक अकार्बनिक रहेगा। कार्बनिक के अंदर जीव जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, अकार्बनिक के अंदर हम धातु तत्व यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चीजों को भी यहाँ पर बताया गया है कि दोनों तरीके से। अब सबसे पहले हम समझने वाली बात है कि पहले तो हम ये वाला वर्गीकरण समझेंगे, पहले हम तत्व समझेंगे कि तत्व क्या होता है, फिर तत्व के बाद में धातु अधातु उपधातु समझेंगे, फिर लास्ट में हम यौगिक के पास जाएंगे, यौगिक में हम कार्बनिक अकार्बनिक समझेंगे। तो अब मैं ये देख लीजिए, आप इसको रब कर देता हूं और अब मैं तत्व वाला मैटर यहाँ पे चालू करता हूँ।